बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। लेक्चर नंबर 12 तक हमने लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को इन डिटेल डिस्कस किया, जिसमें से हमारा लास्ट टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे था और हमने इसके सॉल्यूशंस डिस्कस किए, सॉल्यूशन की टाइप्स डिस्कस की और हमने जब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया तो उसमें हमने 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन और ऑन-टू ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस की, जो कि हमने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस की थी। उसको भी हम रिकॉल कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपको लेक्चर नंबर 13 के बारे में बता दूं। ये बेसिकली एप्लीकेशंस पे है, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन इंजीनियरिंग, कि आप लोगों की फील्ड में इसकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं। तो वो हमने 1-2 एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस हम किस तरह से बनाते हैं और कैसे उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। और इसके अलावा नेटवर्क्स प्रॉब्लम्स थे, हमने उनको डिस्कस किया। तो डिटेल में जाने से पहले हम ऐसे करते हैं कि हम इसको 1-to-1 और ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे लास्ट लेक्चर की थी उसको हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास 1-2 एग्जांपल्स आई थी जिसमें हमने 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशन हमने की और ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन की। एक हमारे पास सिस्टम होता है AX=0 सिस्टम, जिसको हम होमोजेनियस सिस्टम बोलते हैं। होमोजेनियस सिस्टम के अंदर अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा या नॉन ट्रिवियल आएगा। जब आपका सॉल्यूशन जब तक ट्रिवियल नहीं आता, जिसमें हम कहते हैं इन अदर वर्ड्स कि आपके पास जो कॉलम्स ऑफ ए हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक हमें पता है कि सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। और ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन होता है? ज़ीरो सॉल्यूशन। AX=0 सिस्टम है, उसमें हम 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे डिस्कस करते हैं। अगर यही सिस्टम हमारे पास होमोजेनियस से नॉन होमोजेनियस हो जाता है, AX=B सिस्टम, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि सिस्टम का जो सॉल्यूशन है क्या वो यूनिक है या नहीं। अगर वो यूनिक हो तो वो 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन को हम बहुत तरह से डिस्कस कर सकते हैं। इसमें सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। इसको हमने एक थ्योरम में रिलेट किया था। हमने कहा था कि अगर बी AX=B सिस्टम में जो बी है हमारे पास, अगर वो बिलोंग करता है R⁻m से, बी हम ये कहते हैं बी बिलोंग्स टू, अगर बी बिलोंग करता है RM से। अब ये RM क्या है? ये बी इज़ इन RM, तो ये RM क्या है? ये शो करता है कि ए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, और बी हमारे पास जो बी वेक्टर है जो राइट साइड है वो उसी से बिलोंग करती है। तो अगर हम कहते हैं ये स्पैन करता है RM को, तो हम कहते हैं हाँ जी, और ये ऑन टू ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर हम AX=B सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। और हमें पता है कि जब हम कहते हैं कि कॉलम्स ऑफ ए स्पैन RM, अगर हम ये बात करते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, हम लोगों ने 1.4 एक्सरसाइज के फोर्थ थ्योरम में ये स्टेटमेंट्स, हमारे पास 3-4 स्टेटमेंट्स थे। हमने कहा था कि चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट होंगी या फिर वो नहीं होंगी। उसमें हमने ये चीज़ डिटेल में डिस्कस की थी कि इन अदर वर्ड्स स्पैन करने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस भी, और अगर हमने डायरेक्टली चेक करना है तो हम पहले एक और तरह से भी चेक कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, कि अगर हम ये कह दें कि हमारे पास हर रो में पिवट होनी चाहिए और m पिवट्स होना मस्ट है, कि हर रो की जो पिवट्स हैं अगर हम उनको देखें तो m पिवट्स होना A मैट्रिक्स के अंदर, m पिवट्स होना मस्ट है। तो हमने जो एक एग्जांपल की थी, हमने कहा था कि अगर उसमें हमें 3R, वो R3 को स्पैन कर रहा था और उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स थे, तो 2 कॉलम्स में हमारे पास थर्ड कॉलम होगा तो थर्ड रो में पिवट आएगी, क्योंकि पिवट की भी हमारे पास कंडीशन होती है कि जो नेक्स्ट पिवट है वो लीडिंग पिवट, जो आपके पास जो लास्ट पिवट है उसकी राइट पे होना मस्ट है। कि ये नहीं है कि आप कहें कि पिवट से बिलो जो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है वो पिवट हो जाएगी, या लेफ्ट पे आ रही है तो राइट वैल्यू ही आपके पास पिवट पोजीशन बनती है। तो उसमें एक कॉलम मिसिंग था। तो ये हमारी डिस्कशन थी लास्ट लेक्चर की। अब हम आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे।
अच्छा, लीनियर इक्वेशन। अब हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले तो 2 लॉज़ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे जो हमें इक्वेशन डिज़ाइन करने में और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने, वेक्टर फॉर्म मीन्स कि AX इज़ इक्वल्स टू B फॉर्म में लिखने में हेल्प आउट हमें करेगी। तो उसमें एक जो है वो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ, वो V इज़ इक्वल्स टू RI है। ये ओम्स लॉ आपको पता होगा कि ये बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप को कैलकुलेट करता है। किस तरह से व्हेन द करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर सच एज लाइट बल्ब और मोटर सम ऑफ द वोल्टेज इज यूज्ड अप बाय ओम्स लॉ दिस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रेजिस्टर इज गिवन बाय। तो वो कहता है कि वो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। तो V वो कह रहा है कि ये V वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा इन वोल्ट्स, और R जो है वो रेजिस्टेंस जो होगी उसको वो कैलकुलेट करेगा, या फिर आप रजिस्टर कह लें। रजिस्टर जो है वो उन उसको कैलकुलेट करेगा, और ये हमेशा आपके पास ओमेगा में गिवन होगा। वो जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी फॉर्म में गिवन होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि जो रजिस्टर्स हैं वो हम उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो एक चीज़ कह रहा है कि और इसके अलावा इसमें आई आ रहा है। आई क्या है? जो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो, एंड द करंट फ्लो आई इन एम्पियर्स, इसको हम इन शॉर्ट एम्प्स बोल देंगे। तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको देखना है, और इसमें देखना है कि वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर किसको कर रहा है, और आई किसको कर रहा है। अब वो कह रहा है कि ये तो चले हमें हेल्प करेगा, ये बेसिकली हेल्प करेगा ए एक्स जो हम सिस्टम ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में हम इन जनरली फर्स्ट चैप्टर में लेते आए हैं। तो यहाँ से वो कह रहा है कि ये चीज़ बनेगी। इस वी को हम वेक्टर का नाम देंगे जो बी के इक्वल होगा, और आर आई में इस आई को हम एक्स वेक्टर का नाम देंगे। वो हम देखेंगे जिस तरह से सिचुएशन आएगी, लेकिन उससे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का होना मस्ट है। अब वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहाँ से आएगी? करंट फ्लो इन अ लूप इज गवर्न्ड बाय द फॉलोइंग रूल। अब वो ये होगा कि आपको लूप्स गिवन होंगी, 3 लूप्स गिवन होंगी, 4 लूप्स, तो हर लूप की अपनी इक्वेशन आएगी। वो इक्वेशन किस लॉ के अकॉर्डिंगली आएगी? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये गिवन है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वो बता रहा है कि उसमें उसमें इक्वेशंस किस तरह से बनेंगी। द अलजेब्राइक सम ऑफ आर आई वोल्टेज ड्रॉप in one direction around a loop equals the algebraic sum of the voltage sources in the same direction around the loop। के same direction में भी होना must है। तो वो कह रहा है कि जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है उसको आप इक्वल करेंगे जो वोल्टेज सोर्सेज होंगे। आप जैसे वो लाइट बल्ब है, मोटर है, या जो भी है सोर्सेज, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम एक घर की भी बात करते हैं तो उसमें एक बल्ब तो लाइट बल्ब तो नहीं होता। तो वो कह रहा है कि लाइट बल्ब और इसके अलावा मोटर्स जितने भी सोर्सेज होते हैं, वो उसका कोई एक पॉइंट नहीं होता जो रेजिस्टर्स होते हैं। तो वो कह रहा है उन सब का सम करके उसको वोल्टेज ड्रॉप के इक्वल लेगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली। ये हम इक्वेशन बनाने के लिए डिज़ाइन करेंगे, लेकिन हमें पता है कि जो इक्वेशंस बनती हैं वो भी इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ही बनती हैं। तो फिलहाल हमने इक्वेशंस इस तरह से डिज़ाइन करनी है। अब ये आपको प्रॉब्लम गिवन है। डिटरमिन द लूप करंट इन द नेटवर्क इन फिगर 1, ये हमें गिवन है। अब ये देखें, इसमें आपके पास I1, I2, I3 3 लूप्स आ रही हैं। 3 लूप्स आ रही हैं 30 वोल्ट्स। ये 30 वोल्ट्स आपको पता होगा ये V को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ओमेगा जो है वो रेजिस्टर्स को। अब ये रेजिस्टर आपके पास ये 4 यहाँ पे इसकी क्वांटिटी है 4, इसकी क्वांटिटी है 4, इसकी 3 है। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखनी है कि अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये जो 4 है रेजिस्टर, और ये जो 4 यहाँ पे 4 ओमेगा यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे जो रेजिस्टर्स आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे और इस जगह पे नोट करें, तो ये बेसिकली ये दोनों लूप 1 में ही आ रहे हैं, सिर्फ लूप 1 में लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 3 ओमेगा को देखें तो ये लूप 1 में भी आ रहा है और लूप 2 का भी है ये रेजिस्टर। और इसी तरह से अगर हम I3 की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो I2 में ये जो 1 आपके पास आ रहा है ओमेगा रेजिस्टर, तो वो आपके पास फर्स्ट लूप में भी आ रहा है और सेकंड लूप में भी आ रहा है। और ये देखिए ये 5 वोल्ट्स, ये जो V आपके पास है, ये आपके पास थर्ड लूप में भी आ रहा है और सेकंड लूप में भी आ रहा है। तो इसको हम इक्वेशंस को हमने बहुत केयरफुली डिज़ाइन करना है। अब हाँ, हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि अगर हम लूप 1 की बात करें तो उसमें 4 ओमेगा, 3 ओमेगा और 4 ओमेगा का सम करके उसमें से हम 3 ओमेगा को माइनस कर देंगे, ठीक है? और इज़ इक्वल्स टू, अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंगली देखें तो उसने क्या कहा, वोल्टेज ड्रॉप इज़ इक्वल्स टू वोल्टेज सोर्सेज इन द सेम डायरेक्शन अराउंड द लूप। तो अब हमने वोल्टेज ड्रॉप को किसके इक्वल करना है? वोल्टेज ड्रॉप 30 है आपके पास वोल्टेज ड्रॉप।
तो उसको हम सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप में लूप 1 में कैलकुलेट करेंगे 4 + 4 + 3 तो ये हमारे पास 11 ओमेगा बनता है। आर की वैल्यू हमारे पास 11 होगी। अब हम क्या करेंगे उसमें से 3 ओमेगा को माइनस कर देंगे इज़ इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। ये हम इक्वेशन यहाँ पे देखते हैं। वो कह रहा है लूप 1 द करंट I1 फ्लोज थ्रू द 3 रेजिस्टर्स एंड द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज़ वो कह रहा है कि वो बेसिकली आपके पास वोल्टेज ड्रॉप इज़ सम उसका वोल्टेज ड्रॉप ही बनता है। ठीक है? अगर सेपरेटली देखें तो ये रेजिस्टर्स हैं, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर लेकिन का सम आपके पास वोल्टेज ड्रॉप V के इक्वल होगा तो ये आपके पास 11I आ जाएगा। अब 11I में से वो जो सेकंड में जो आपके पास रेजिस्टर लूप 2 में आ रहा था उसको आप इसमें से माइनस कर दें इज़ इक्वल्स टू जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 30V आपके पास वो 30 आ जाएगा। ये 30 अच्छा इसी तरह से हमने लूप 2 और लूप 3 की भी कैलकुलेट करनी होगी। अच्छा जो सेकंड लूप है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 3 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा प्लस 1 ओमेगा ये हमारे पास बनता है सिर्फ 6 ओमेगा ये 6 मल्टीप्लाई बाई I2 ये 6I2 हमारे पास हो जाएंगे इक्वल और इसमें से हम देखें कि 3 ओमेगा ये हमारे पास फर्स्ट लूप का है और जो थर्ड लूप है उसका भी 1 ओमेगा आ रहा है तो हम इनको माइनस कर देंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारे पास 6I2 माइनस 3I1 माइनस 1I3 इक्वल्स टू अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 5 वोल्ट्स है तो वो इक्वल्स टू 5 हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी ये हम सेकेंड इक्वेशन यहाँ से देख सकते हैं 5 वोल्ट्स ये आपके पास 6I2 माइनस 3I1 जो लूप फर्स्ट लूप का है और थर्ड लूप का ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 5 अब जो थर्ड है उसमें एक चीज़ और उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि ये जो 5 वोल्ट्स है ये आपके पास जो वोल्टेज ड्रॉप है ये I2 सेकेंड लूप में भी आ रहा है और ये थर्ड लूप में भी आ रहा है तो अगर यहाँ पे इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये जैसे अगर हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है जैसे ये पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं तो ये इसकी अगर एक ही लूप के अंदर इसकी सेम डायरेक्शन है तो अब यही यही डायरेक्शन जो 5 वोल्ट्स है ये डायरेक्शन लूप 3 में भी चूंकि इन्वॉल्व हो रही है तो ये यहाँ पे आके इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी इसकी वजह से हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है 5 वोल्ट बैटरी इन ब्रांच सी डी इज काउंटेड एज अ पार्ट ऑफ द बोथ लूप 2 और लूप 3 दोनों में बट इट इज माइनस 5 वोल्ट फॉर लूप 3 लूप 2 के लिए पॉजिटिव थी यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन चूजन फॉर द करंट इन लूप 3 उसमें डायरेक्शन करंट की चेंज हो जाएगी द 20 वोल्ट वो कह रहा है अब वो उसी लूप के अंदर जब 20 वोल्ट जो हमारे पास आ रहा है तो वो कह रहा है कि वो भी सेम यही रीज़न है कि उसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि अब वो 5 वोल्ट जो लूप 2 में आपके पास 5 वोल्ट आ रहा है इसी को फॉलो करेगी तो ये विद थर्ड इक्वेशन जो है आपके पास विद नेगेटिव साइन -25 इस तरह से आएगी वोल्टेज ड्रॉप बाकी आप उसी तरह से ले लेंगे आपके पास 1 + 1 + 1 3I3 माइनस ये वाला आई आपके पास लूप 2 का इसको आप माइनस करके इक्वल टू -25 लिख के आपके पास ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी अब यहाँ पे ये जो I1 I2 I3 हैं ये बिल्कुल ऐसे यहाँ पे हम इसको ट्रीट करेंगे जैसे हम अननोन्स को करते हैं x1 x2 x3 वेरिएबल्स को हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ से फिर हमारे पास ये जो कोफिशेंट्स हैं ये हमारे पास ऐसे आएंगे जैसे ए मैट्रिक्स के कॉलम्स बनते हैं इन्हीं कोफिशेंट से बनेंगे लेकिन अभी हम फर्स्ट में हमें क्या कर रहे हैं इक्वेशंस को हमने अरेंज करके लिखना है कि फर्स्ट I1 का कॉलम जैसे x1 का है फिर I2 का फिर I3 का तो ये हमारे पास ये अरेंजमेंट बनती है द लूप करंट्स आर फाउंड बाय द सॉल्विंग द सिस्टम अगर हमें लूप करंट हमने फाइंड करना है तो हमें सिस्टम को हमें सॉल्व करना है तो देखिए I1 का कॉलम ये फिर I2 का फिर I3 का तो अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी तो मेरे पास ये मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम जो है जिसको हम V1 वेक्टर कहते थे लेकिन यहाँ पे हम रजिस्टर्स कहेंगे रजिस्टर्स का ये कॉलम बनेगा 11 -3 और यहाँ पे 0 है I2 के कोफिशिएंट -3 6 एंड -1 है और I3 के कोफिशिएंट 0 -1 एंड 3 है तो ये आपके पास R इसको हम R से रिप्रेजेंट करें क्योंकि अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में करना है और रजिस्टर्स जो हैं उसको हम कह देंगे कि ये जो ए मैट्रिक्स वहाँ पे होता था उसको हम आर बोलेंगे आर इज इक्वल टू R1 R2 R3 तीनों कॉलम्स के अकॉर्डिंगली जो आपके पास लू 1 2 एंड 3 में आ रहे हैं अब इसके अलावा ये जो I1 I2 I3 है वहाँ पे हम x को कहते थे x1 x2 x3 तो ये इसको हम I वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं आई वेक्टर या इसको बोल्ड में लिखा हुआ है तो आई वेक्टर आप बोलेंगे इक्वल्स टू I1 I2 I3 तो इससे इक्वेशन जो और इसको हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो कैपिटल वी था उसको वेक्टर फॉर्म में स्मॉल वी वेक्टर फॉर्म में हम लिख लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं
अब ये स्टूडेंट जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। आपने ऐसे करना है कि इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस ठहरे मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द फॉर द लूप करंट्स। ये आपके पास 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इसमें आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब दूसरी तरह की जो एप्लीकेशंस हैं वो है नेटवर्क फ्लोज। ये हमने अब डिस्कस करने हैं। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द जनरल फ्लो पैटर्न फॉर द नेटवर्क। ये उसने हमें नेटवर्क देखा है। इसमें पोजीशंस जो है वो फ्लो इन एंड फ्लो आउट ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसी से हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन डिज़ाइन होंगी वो इसी से डिज़ाइन होंगी। फ्लो इन इक्वल्स टू फ्लो आउट। अब यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, 4 स्ट्रीट्स हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी। हमने हर पॉइंट के अकॉर्डिंगली एक इक्वेशन हमने डिज़ाइन करनी होगी। लैम्बर्ट स्ट्रीट है, ये काल्वर्ट स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट्स उसने आपको दी हैं और उसके अकॉर्डिंगली अब जैसे ए पॉइंट है, इसमें जो आपके पास फ्लो इन है वो आप चेक करेंगे। यहाँ पे जो एरो साइंस हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर हम ए पॉइंट पे देखें तो ये हमारे पास फ्लो इन है ट्रैफिक का 300 और यहाँ से 500। फ्लो आउट क्या है, x2 और x1। हमने फ्लो इन को फ्लो आउट के इक्वल करना है। 300 प्लस 500 इज इक्वल टू x2 प्लस x1। तो ये ए पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास इंटरसेक्शन ए पे हमारे पास जो है फ्लो इन 300 प्लस 500 फ्लो आउट x1 प्लस x2। ऐसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन डिज़ाइन हो जाएगी। अब हम बी पॉइंट पे आते हैं। बी पॉइंट पे हमारे पास देखें ये फ्लो इन नहीं है, ये पॉइंट्स ये फ्लो आउट हमें नज़र आ रहे हैं। फ्लो इन होगा x4 प्लस x2 और फ्लो आउट होगा x3 प्लस 300। तो हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, x2 प्लस 400 300 प्लस x3 ये फ्लो आउट है। इसी तरह से अगर हम पॉइंट सी देखेंगे तो पॉइंट सी में हमें नज़र आ रहा है ये फ्लो इन है। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, फ्लो इन है, ये ट्रैफिक इस तरफ आ रही है। 100 प्लस 400 इज इक्वल्स टू x4 प्लस x5। ये आपके पास 100 प्लस 400 इक्वल्स टू x4 प्लस x5। और डी पॉइंट पे देखें x1 प्लस x5 इक्वल्स टू 600। ये आप देखें ये फ्लो इन है x1, फिर ये x5 इज इक्वल्स टू ये फ्लो आउट है 600। तो आपके पास यूँ इक्वेशंस आ जाएंगी। अच्छा, एक इक्वेशन आपको और इसमें डिज़ाइन करनी होगी। उसमें ये होगा कि पूरे जो नेटवर्क फ्लो है उसमें जो सारा का सारा चारों पॉइंट्स को मिला के जो फ्लो इन बनेगा वो इक्वल होगा फ्लो आउट के। ठीक है, हमने ओवरऑल भी ट्रैफिक का बताना होगा। एक हमने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी पॉइंट, और अब हमने ओवरऑल बताना है। तो उसके लिए फिर हम हमारे पास जो इजी वे है वो ये है कि हम फ्लो इनकी सारी की सारी जो इक्वेशंस हैं, जैसे ये हमारे पास 300 प्लस 500 x2 प्लस x400 प्लस 400 x1 प्लस x5 इस सारे को हम फ्लो इन को फ्लो आउट इन सबको हम ऐड कर लें राइट साइड पे। तो उससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कह रहा है कंबाइन दिस इक्वेशन विद द रीअरेंजमेंट्स ऑफ द फर्स्ट 4 इक्वेशंस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक तो उसने इसको रीअरेंज किया है और दूसरी ये जो टोटल फ्लो इनटू द नेटवर्क था उसमें उसने इक्वल किया है द टोटल फ्लो आउट ऑफ द नेटवर्क, उसके इक्वल किया है। ठीक है, तो ये आपके पास किस तरह से आएगा, 300 plus 500 x2 plus x4 100 plus 400 x1 plus x5 is equals to x1 plus x2। इन सबको आप ऐड कर ले। अब ये देखें x2 से कैंसिल हो जाएगा, x4 से हो जाएगा, x1 से हो जाएगा, x5 से। तो यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ x3 रह जाएगा और यहाँ पे आपके पास टोटल ये जो वैल्यूज हैं ये रह गई हैं। 500 प्लस 300 प्लस 100 प्लस 400 इज इक्वल्स टू, अब ये x1 और x5 x2 x4 कैंसिल हो गए, सिर्फ x3 रह गया। तो राइट साइड पे आपके पास 300 प्लस 600 प्लस x3 रह जाएगा। आप ऐड करके देख लीजिएगा, सारा फ्लो इन इक्वल्स टू फ्लो आउट। आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगी। अब ये सिस्टम ऑफ, अब आपके पास 4 ये थी और ये जो टोटल फ्लो इन और फ्लो आउट था उससे जो इक्वेशन डिज़ाइन हुई, तो उससे हमारे पास जो नंबर इक्वेशंस हैं वो कितनी आ गई हैं, 5 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब आपने सिर्फ इसको, अब यहाँ पे देखिए उसने अरेंज किया, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में अरेंज किया था, ये x1 का कॉलम, x2 का, ये x3 का, x4 का, x5 का, 5 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आई वो इस तरह से आ जाएंगी। अब उसको उन इक्वेशंस को उसने यहाँ पे रो रिडक्शन फॉर्मूला लगा के उसने इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट भी किया हुआ है। एचलॉन या रिड्यूस एचलॉन फॉर्म जिस मर्जी में आप कन्वर्ट करें, क्योंकि अब हम इंटरेस्टेड हैं इनके आंसर्स में। अब इसमें अगर आप देखें तो एचलॉन फॉर्म से पहले हमारे पास ये 5 इक्वेशंस थी सिस्टम में, लेकिन एचलॉन फॉर्म रो रिडक्शन मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये 4 इक्वेशंस रह गई हैं। इसका मतलब है कि इक्वेशन रिड्यूस हो गई और वेरिएबल 5 हो गए हैं। तो x5 जो लास्ट वेरिएबल होगा उसको हम कह देंगे x5। x4 तभी फाइंड कर सकते हैं जब x5 होगा। अभी देखें x1 भी x5 पे डिपेंड कर रहा है, x2 भी x5 पे डिपेंड कर रहा है, x4 भी x5 पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स के
x5 हम अब फ्री वेरिएबल लेंगे, तो ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। x1 इन द टर्म ऑफ x5, x2 इन द टर्म ऑफ x5, x3 कांस्टेंट के इक्वल x4 इन द टर्म ऑफ x5 एंड x5 इज फ्री। तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना होगा तो हमारे पास x1 इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट्स हैं ये हमारे पास p की फॉर्म में आ जाएंगे कि p वेक्टर हम कह देंगे। यहाँ पे आप 600, 200, 400 और 500 आप लिख लेंगे, और फिर प्लस आपके पास x5 कॉमन आ जाएगा, जो फ्री वेरिएबल होता है कॉमन आता है। तो फ्री वेरिएबल के साथ जो उसके कोफिशिएंट्स हैं, जैसे ये -1 है, +1 है, -1 +1 और इस तरह से आप करके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 है, वो आप इस तरह से लिख लेंगे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, इसको हम अपनी तरफ से नेगेटिव तो नहीं लेंगे, तो हम x5 जो है उस पे एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाएँगे कि x5 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, कि मतलब हमने x4 को अब अवॉइड करना है कि ये नेगेटिव ना हो। तो हम ये कहेंगे कि x5 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमारे पास 500 हो सकती है। वैसे तो हमने x5 को जब फ्री कह दिया तो वो इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि x, एक तो ये वेरिएबल सारे के सारे पॉजिटिव हैं, तो हम x5 पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि x5 जो है वो 500 या उससे लेस होगा, तभी हमारे पास x4 जो है वो नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। तो x3 है ही पॉजिटिव, तो x5 जब आप इसकी कोई भी वैल्यू ले लें, 500 या 500 से लेस, तो x2 भी पॉजिटिव रहेगा और x1 भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे हमारा इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, उसमें उसने इसी प्रॉब्लम को उठाया और कहा है कि आप ऐसे करें कि जो बाकी हमारे पास वेरिएबल्स रह गए हैं, उनके ऊपर भी आप ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दें। वो ऑटोमेटिकली जब हमने x5 पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है, जो कि रिस्ट्रिक्शन x4 को पॉजिटिव करने के लिए लगी है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वो रिस्ट्रिक्शन हर एक पे अप्लाई होती जाएगी। अगर हम x4 पे तो हमने कह दिया, ये रिस्ट्रिक्शन लग गई कि x4 की वजह से उसको पॉजिटिव हमने रखना है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये मैक्सिमम वैल्यू 500 हो सकती है कि हम 0 से स्टार्ट कर लें। बाकी x3 जो है वो आपके पास ये 400 रहेगा। इसका मतलब अब x1 और x2 की वो माँग रहा है आपके पास कि क्या आपके पास इसकी रेंज क्या बनेगी, वैल्यू इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब अगर यहाँ पे मैं 500 सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 100। अगर मैं 500 से लेस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास जो आंसर्स आएँगे वो अबव 100 होंगे। तो इसमें इसका मतलब ये है कि x1 जो है वो मिनिमम 100 हो सकता है, मिनिमम। इसकी मिनिमम रेंज जो है वो 100 हो सकती है। इसको ज़रा हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, इसकी मिनिमम रेंज जो है वो उसने कहा है कि 100 हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है? अगर मैक्सिमम रेंज का ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे 500 से लेस अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। मिनिमम x5 अगर मैं कह रही हूँ लेस देन इक्वल्स टू 500 है, तो x5 की मैक्सिमम वैल्यू पे ये मुझे 100 आंसर दे रहा है, तो 0 वैल्यू पे ये 600 आंसर देगा। तो ये फिर इस x1 की जो वैल्यूज़ हैं वो 100 एंड 600 के दरमियान लाई करेंगी। ये चेक करें ज़रा, 100 से 600 तक। इसी तरह से आप x2 पे रिस्ट्रिक्शन, बिल्कुल इसी तरह से आप x2 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएँगे। अगर x2 हम देखें तो हमारे पास ये एडिशन में आ रहा है। अगर ये ऐड होगा तो इट मीन्स कि 500 में मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 700 है। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ और 0 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगी जो कि x5 की मिनिमम वैल्यू है, तो ये 200 आंसर देगा। इसका मतलब है इसकी जो हमारे पास x2 पे जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है वो 200 से 700 के बिटवीन आ रही है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो x2 की रिस्ट्रिक्शन 200 से 700 के बिटवीन है। तो वो कह रहा है कि साथ हमें ये फैक्ट बताना है क्योंकि x5 जो है वो x4 को हमने पॉजिटिव कहा है कि पॉजिटिव होगा, तो x5 भी इसी तरह से पॉजिटिव होगा। वो डिपेंड करता है आपसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसने कहा है कि यूज़ द फैक्ट दैट x5 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 0, आल्सो यूज़ द फैक्ट दैट x5 जो है वो पॉजिटिव होगा, मीन्स कि 0 से अबव या 0 हो सकता है या 0 से अबव होगा। तो उसने कहा ये फैक्ट आपने साथ यूज़ करना है। तो अब स्टूडेंट्स ये इसी से रिलेटेड ये देखें, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको नेट लूप करंट के बताए हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं, ये आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा ये जो जनरल पैटर्न आपने फ्लो का जो नेटवर्क फ्लो है उसका फाइंड करना है, तो ये आपको 2-3 पैटर्न्स गिवन हैं, ये 4 पैटर्न्स आपको गिवन हैं। तो आप ऐसे करें कि ये भी आप फाइंड कर लीजिएगा हर पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ए, बी, सी जितने भी ये पॉइंट्स आ रहे हैं उतनी ही आपके पास इक्वेशंस बनेंगी। और
इसको आपने मुझे एज़ अ असाइनमेंट करके सबमिट करवाना है। हाँ, हम लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।